हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अपने 9th फीचर को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, इसको स्टार्ट करवाने से पहले एक मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सोचा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए। आपको पता ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग रोल भी कर रही थी और लॉ मेकिंग रोल भी कर रही थी। वो लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह भी मिलती थी, याद है? सेम टाइम पे कानून भी बनाने होते थे, बताया था मैंने, थोड़ा सा अगर याद हो तो। ठीक है, अब उस बात को पकड़ के लाते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो क्या हुआ। जब वो लोग कानून बना रहे थे तो संविधान निर्माताओं ने ये सोचा, यार ये 1947 1950 के आसपास का समय चल रहा है। 1947 1950 के आसपास का समय चल रहा है। ठीक है भाई, लेकिन इनको ये भी था, आपको पता ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये भी कहा जाता है, दे वर वेरी प्रैग्मेटिक एंड फ्यूचरिस्टिक। दो वर्ड यूज होते हैं, दे वर वेरी प्रैग्मेटिक प्लस फ्यूचरिस्टिक। इन हिंदुस्तानियों के ये जो हिंदुस्तानी थे, इन संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि बड़ी अच्छी बात, यार आज के टाइम में जो हम कानून व्यवस्था या कुछ भी बना रहे हैं ना, यार ये तो हम अपने बहुत अच्छे से, मतलब आज़ाद भारत एक बहुत प्यारा हिंदुस्तान हो जिसमें सब लोगों को अधिकार हो, कोई किसी को बांधे ना, कोई किसी को दबाए ना, सब लोग अपने आप में स्वतंत्र रूप से घूमें। जो 200 साल की गुलामी सही है, उससे पहले मुग़लों की गुलामी, दिल्ली सल्तनत की गुलामी, सब लोग अपने धर्म के मामले में, और औरत हो, मर्द हो, छोटे हो, बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, सबको अधिकार हो हर एक नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करने का, सब कुछ करने का। उन्होंने तो बहुत अच्छा अपने दिमाग से वो बनाया। लेकिन सिंस दे वर प्रैग्मेटिक एंड फ्यूचरिस्टिक, उनको ये था, यार आने वाली जनरेशन में, आज तो हम लोग हैं, जब पार्लियामेंट बन जाएगा, फिर आने वाले टाइम में जब एमपीज़ वगैरह ये सब जो बनेंगे, क्या हम जितने अच्छे दिल से एक संविधान का निर्माण कर रहे हैं, क्या आने वाली जनरेशन भी कर पाएगी? क्या जो कानून बनाएंगे, क्या वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव भी ऐसा कर पाएंगे क्या? तो इन्होंने ये कहा, यार हम ना एक किताब लिखकर जाते हैं, उस किताब के अंदर, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब नहीं है, उस किताब के अंदर साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो, मैं समझा रहा हूँ। उस किताब के अंदर हम ना कुछ एक गाइडलाइंस लिख कर जाएंगे, कि जैसे गीता के श्लोक, महाभारत के श्लोक, रामायण के श्लोक, जो कि मतलब आने वाली जनरेशन में एक इंस्पिरेशन का काम करें। और यहाँ पर किसकी जनरेशन की बात हो रही है? जो कानून बनाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ऐसा करते करते इसी को बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि संविधान निर्माता हमारे कुछ डायरेक्टिव्स बना गए, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बना गए। उन्होंने ये बोला आपको जब भी कोई कानून बनाना है ना, जब भी इस देश के अंदर कोई कानून बनाना है, आप इस डीपीएसपी की बुकलेट को उठाओगे और उसके अंदर देखोगे ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, ब्रॉडर टॉपिक है। जैसे मतलब मान लो उसके अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, या फिर महिलाओं की इज्जत करो, ऐसा एक पॉइंट लिखा हुआ है। अब आपको ये देखना कि विमेन के ऊपर कोई टॉपिक है, तो औरतों के ऊपर क्या क्या कानून व्यवस्था बन सकती है साल 1970 में, 1980 में, 1990 में, 2020 में, 2040 में, 2100 में, 2200 में, 23वीं सेंचुरी में, 24वीं सेंचुरी में। यानी कि आप यहाँ पर जो एक ब्रॉडर हेडिंग लिखी हुई है, उसके अंदर कोई ना कोई कानून देखते हुए बनाओगे। अब ये वाली चीज़ मैं पता है क्यों बता रहा हूँ आपको। देखो, आपको ऐसा लगता होगा सरकार एकदम से कोई कानून ले आती है, ध्यान से समझो साइकोलॉजी को। सरकार एकदम से कोई कानून ले आती है, सरकार एकदम से दोस्तों कोई कानून नहीं लाती। मोदी जी और मोदी की सरकार ऐसा नहीं करते कि सुबह उठे एकदम से उनको यार कोई चीज़ याद आई, चलो दोस्तों आज मीटिंग करते हैं, आज इस चीज़ के ऊपर कानून बनाते हैं। हौच पौच वे में कभी किसी देश की सरकार नहीं चलती है। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल हिंदुस्तान की बात करता हूँ। हमारे देश में क्या होता है, ये लोग ना रैंडमली ऐसा सुबह उठकर कुछ नहीं कि चलो आज ना यार हमने तंग नहीं करा किसी को, तो आज हम एक काम करते हैं कि थोड़ी सी चिंगारी सुलगाते हैं, चलो एग्रीकल्चर बिल ले आते हैं 3। ऐसे ही मेरा मन कर रहा था कि ले आते हैं, चलो ठीक है, देखते हैं कितने लोग हाईवे पे बैठेंगे, गिनती करते हैं। चलो तुम सट्टा लगाओगे 50 लोग बैठेंगे, मैं सट्टा लगाता हूँ 5 करोड़ बैठेंगे। ऐसा नहीं होता है, ये देश चलाने वाली बात है, ये कोई फ़नी वे में कोई मतलब गेम नहीं चल रहा है। तो ये लोग करते क्या हैं, ये लोग क्या करते हैं,
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये हमेशा डीपीएसपी को देखते हुए जो इनको फिक्स्ड एक मतलब प्रिंसिपल्स गिवन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब संविधान निर्माताओं ने इन्हें डायरेक्शंस यानी कि इंस्ट्रक्शन दी थी कि जब भी कानून बनाओगे कोई भी, तो वो इन पैरामीटर्स में कहीं ना कहीं वो फिक्स होना चाहिए, कहीं ना कहीं। अब मुझे बात बताओ, ये एक रिक्वेस्ट ही तो है ना, ये कोई बंदिशें तो है नहीं। डीपीएसपी को देखते हुए ही कानून बनेगा। अब डीपीएस में एलियन के बारे में तो लिख नहीं रखा है, कल को एलियन आ जाए तो कानून नहीं बनेगा क्या? बताओ बताओ, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो डीपीएसपी को फॉलो करना क्या पत्थर की लकीर के करना ही करना पड़ेगा। वो तो एक रिक्वेस्ट है ना कि जब भी भाई साहब आप कानून बनाओगे एक बारी इसको देख लेना कि इन डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हो वो, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा भी भंग ना हो। तो मुझे एक बात बताओ, बंदिश तो नहीं है ना, एक रिक्वेस्ट ही तो है सिर्फ। बताओ हाँ के ना, जल्दी बताओ, है ना। इसलिए अगर सरकार डीपीएसपी के अकॉर्डिंग काम ना करे ना, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अगर डीपीएसपी में लिखे हुए जो पॉइंट्स हैं उसके विरोध जाकर अगर कोई एक एक्स्ट्रा कदम ले रहे हैं, वो ज़माने को देखते हुए, वक्त के तकाजे को देखते हुए, आप उस केस में भाई साहब नल एंड वॉइड, जुडिशरी से कह रहा हूँ मैं, आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते उनको। और सबसे बड़ी बात, डीपीएसपी नल एंड वॉइड तो बाद में होगा, डीपीएसपी एनफोर्सिएबल ही नहीं है, आप कोर्ट नहीं जा सकते। सर जी, सरकार ने ना ये कानून बनाया है, ये ऐसा तो संविधान निर्माताओं ने लिखा ही नहीं उस बुक में कि इस प्रकार का कोई कानून बनाएगा। या फिर सरकार, सर जी बड़ा टाइम हो गया, 50 साल से ऐसा कोई कानून लेकर ही नहीं आ रही है, ऐसा कोई कानून लेकर नहीं आ रही है। जैसे एक बात है, आप लोगों ने सुना होगा पक्का, अब मैं बताऊंगा, इसको जान जाओगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। सारे धर्मों में जो अलग अलग प्रकार से प्रक्रिया फॉलो होती है, मुसलमानों में डाइवोर्स करने की प्रक्रिया, हिंदू में डाइवोर्स करने की प्रक्रिया, क्रिश्चियनों में शादी करने की प्रक्रिया, इन सारे रिलीजन के अलग अलग पैरामीटर्स को उठाकर, क्योंकि ये हर औरत, हर ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी करते हैं, तो एक कॉमन प्रोसीजर ला दो ताकि सारे लोग एक ही कोड से चले, पर्सनल मैटर्स में भी, पर्सनल रिलीजियस मैटर में भी। क्या ये लाना हिंदुस्तान जैसी कंट्री में आसान है, डाइवर्सिफाइड कंट्री में? बताओ हाँ कि ना। नहीं ना। यूसीसी तो अब डीपीएसपी में लिखा हुआ है, यूसीसी तो डीपीएसपी में लिखा हुआ है, लेकिन क्या सरकार यूसीसी को ला सकी? 2 बार यूपीएससी के तो मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है ये। क्या सरकार यूसीसी को लाई है? कभी तुमने सुना है कि यूसीसी हमारे देश के अंदर आ गया है? तो बहुत बड़ी बात है ना ये तो। कभी सुना है ऐसा हल्का फुल्का भी कि यूसीसी इंप्लीमेंट हो गया है? अब हिंदू कोड मैरिज, और जिस दिन ही आ गया तो हिंदू कोड मैरिज एक्ट या क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट, ये सब तो चलेंगे ही नहीं। एक सेकंड, शरिया लॉ, ये सब तो चलेंगे ही नहीं। यूसीसी स्टेप बाय स्टेप लाने की बात करी जाती है, लेकिन इंडिया में डाइवर्सिफाइड कंट्री को देखते हुए, जहां पर आज भी छोटे छोटे मुद्दों पर दंगे हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान के टॉपिक इतने गंभीर हो जाते हैं, ये लाना इतना आसान नहीं। अब सरकार ये नहीं कर रही है, यूसीसी को नहीं ला रही है, जबकि डीपीएस में लिखा हुआ है आप, मैं या इस देश का कोई भी प्राणी कोर्ट नहीं जा सकता किसी भी न्यायालय जाकर। सर जी, ये सरकार तो संविधान निर्माताओं की बातों का उल्लंघन कर रही है, ये हम आपके पास आए हैं, इसको एनफोर्स करवाओ प्लीज़ यूसीसी को। डीपीएसपी सरकार मान नहीं रही है। सरकार उससे कहेगी बेटा तुमने ट्रू आईएएस एंड पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स करा है क्या? वहाँ पर तुम्हें एक बात सिखाई गई थी कि डीपीएसपी एनफोर्सिबल नहीं होते हैं, तो जाओ पहले कोर्स का करो और फिर मुझसे आर्ग्यू करो। डाउट आपका अंकिता जेन्युइन है कि गोवा में तो है यूसीसी, लेकिन ये यूनिफॉर्म थोड़ी ना है। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है? पूरे देश में होना चाहिए, कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। हाँ जी, वैसे मैटर है कि मतलब ये मैं आपको बताऊंगा कि यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, जैसा कि अंकिता ने बोला कि यहाँ पर पोर्चुगीज क्रिश्चियंस है, तो देखो यहाँ पर डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन नहीं है। जहाँ डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन नहीं है, उनको एक कॉमन रूल, एक लॉ के अंदर बांध देना नहीं कहूँगा मैं, उनसे हामियाँ भरवाना, मंजूरी भरवाना वो ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू पूरे इंडिया। आपको क्या लगता है कि कल से अगर सरकार यूसीसी लेकर आ जाए, कोई कुछ नहीं बोलेगा? कोई कुछ नहीं बोलेगा, देश में कोई भी हलचल नहीं होगी इस बात को लेकर? बताओ, बहुत कुछ होगा ना, ये वाली बात है। नहीं, गोवा में नहीं, आप इसी से अंदाज़ा लगाओ, या आप मुझे इसका आंसर दो, जब ये गोवा में अभी तक बरकरार है तो ये किसका सब्जेक्ट होगा? बताओ। डोंट वरी, हमारे आगे टॉपिक है, पेशेंस रखो, हमारा आगे टॉपिक है। पहले यूसीसी को ही तो समझाने दो, लोग अभी यूसीसी को ही नहीं जानते हैं। मैं आपको अलग डायमेंशन से पूरा यूसीसी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा गोवा में क्या है, क्या सिस्टम है, क्या ये दूसरी कंट्री में भी इस प्रकार का कोई सिस्टम है क्या, ये भी एग्जांपल मैं दूंगा। हैव पेशेंस, धीरे धीरे करके सब चीज़ें समझ। अभी भाई कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ सेलिएंट फीचर्स पढ़ रहे हो, इसके ऊपर एक एक चैप्टर है, एक एक फीचर के ऊपर, एक एक वर्ड के ऊपर चैप्टर है, एक एक।
वेट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, ये कहानी समझ में आ गई आज़ादी से पहले वाली, है ना। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, डीपीएसपी जो है ना वो एक यूनिक फीचर है हमारे भारत के संविधान का। फंडामेंटल राइट्स को हमने पार्ट 3 में रख रखा है, डीपीएसपी को हमने पार्ट 4 में रख रखा है। इनको हम लोग ना 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ओरिजिनल संविधान के अंदर ऐसे आप जब संविधान की किताब खोलोगे तो आपको ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन नहीं दिखेंगी। इनको सहूलियत के हिसाब से, मतलब जैसे देखो क्या है, मैंने आपको एक नोट मेकिंग दिया जिसमें मैंने आपको ये बताया प्री हिस्टोरिक एज से लेकर 2022 तक औरतों की क्या पोजीशन रही। याद है मैंने विमेन का एक चिट्ठा बनवाया था आपसे, मैंने, और आप इस चिट्ठे को ऐड करते चले गए करते चले गए करते चले गए करते चले गए, ठीक है। आपके पास ये बन गया 50 पेज, 70 पेज, 80 पेज, 150 पेज बन गए, सारे पॉइंट्स उसके अंदर सब हौच पौच लिखे हुए हैं। अंकिता ने बाद में क्या करा, इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। औरतों की सोशल पोजीशन क्या रही है, इकोनॉमिक पोजीशन क्या रही है, पॉलिटिकल पोजीशन क्या रही है, हैबिट्स, कस्टम्स, रिचुअल्स। उसने हेडिंग बनाकर जो भी इस पॉइंट में पॉइंट फिट हो रहे थे उसने इस डिसऑर्गेनाइज्ड कंटेंट को इसने ऑर्गेनाइज कर दिया। अब एक बात बताओ, ओरिजिनली तो मैंने ऐसा नहीं बताया था ना कि ये करना कि अब ये सोशल वाले पॉइंट में डालना है, इकोनॉमिक वाले में डालना है, ये उसने करा ना भी सहूलियत के लिए। जब वो मेंस लिख रही है 1 हफ्ता पहले अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज कर रही है ताकि उसको पॉइंट्स लिखने में आसानी रहे, रिकॉल करने में आसानी रहे कि सोशल ऊपर वेमेन की सोशल पोजीशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो ऑलरेडी 6-7 पॉइंट है, इकोनॉमिक क्या आएगा ऑलरेडी 12-15 पॉइंट है, पॉलिटिकल के ऊपर आएगा ऑलरेडी 18-22 पॉइंट है। ये चीज़ है। ऐसे ही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर रखी है, लेकिन सारे डीपीएसपी के पॉइंट इंस्ट्रक्शन जो डॉट 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 करके दे रखे थे उनको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करा जा सकता है जब कोई उनको ध्यान से देखे। तो कौन सी है वो 3 कैटेगरीज? एक है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, एक है गांधीयन प्रिंसिपल्स, और एक होते हैं, इनको गैप छोड़ना चाहिए था, लिबरल इंटेलेक्चुअल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये 3 क्लासिफिकेशन है। क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने कर रखी है ऐसी क्लासिफिकेशन? नहीं चाहिए। डीपीएसपीज जो हैं उनका एम क्या है, जैसे हमने उधर देखा था फंडामेंटल राइट्स का एम, ये तीनों एम याद रखना, फंडामेंटल ड्यूटी का, डीपीएसपी का और इसका एम क्या है, आइडिया ऑफ प्रमोटिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। यहाँ पर एम देखो, इनका एम क्या है, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ना, यहाँ पर इसका एम है टू प्रमोट द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब ये जो गाइडलाइंस दिए थे ना संविधान निर्माताओं ने, इनका ये कहना था ये गाइडलाइंस को फॉलो करते वक्त, इसको ध्यान में रखते वक्त कोई भी लॉ और इम्प्लीमेंट तभी इसलिए करना जो ताकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट बन सके, जहाँ पर गरीब अमीर के बीच में जो फ़र्क है वो कम होता रहे, है ना। धीरे धीरे कर सबको एक ही लेवल पर, एक ही श्रेणी में लेकर हम लोग आ सकें, सबका भला हो सके, ये वाली बात। हाउएवर जैसे फंडामेंटल राइट जो होते हैं बिल्कुल उनके अपोजिट जाकर वो जस्टिफिएबल होते हैं, आप कोर्ट जा सकते हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव शॉर्ट में लिख दिया, दे आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। ये प्रिम्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, 3 स्टेटमेंट आ सकती हैं। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल एंड एनफोर्सिबल, डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिशिएबल बट एनफोर्सिबल, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नीदर एनफोर्सिबल नॉट जस्टिशिएबल। अब ये दिमाग लगाने वाली इसमें कोई बात नहीं है, बस इसकी अंग्रेजी समझ जाओ। जस्टिशिएबल और एनफोर्सिबल का मतलब मैंने बताया था, यहाँ पर देखो ये मैंने बताया था ना कि ये और ये, इन दोनों का मतलब एक ही होता है कि आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हो, डायरेक्टली एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ो, कोई भी कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। दैट इज दे आर नॉट एनफोर्सिएबल, ये एनफोर्सिएबल नहीं है बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वॉलेशन। की सरकार अगर इसको वॉलेट भी करते, वॉलेट इन द सेंस कब करेगी वॉलेट, यूसीसी लिखा हुआ है, सरकार लेकर नहीं आ रही है उसे इतने सालों से, 1947 से लेकर 50 से वाले थे, 50 से कॉन्स्टिट्यूशन वो हुआ था, 26 जनवरी 1950 से लेकर 2022 तक सरकार उसे लेकर ही नहीं आ रही है, उसके बारे में बात ही नहीं कर रही है तो एक प्रकार का वॉल्यूशन। लेकिन बेटा तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कोर्ट नहीं जा सकते। येट कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी ये मानता है, ये डिक्लेयर करता है कि ये जो प्रिंसिपल्स है ना डीपीएसपी, भले ही आप कोर्ट नहीं जा सकते, एनफोर्सिबल नहीं है, जस्टिशिएबल नहीं है, लेकिन ये फंडामेंटल है कंट्री की गवर्नेंस के अंदर, और स्टेट की यानी कि भारत की सरकार की ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन प्रिंसिपल्स को वो अप्लाई करें जब वो कानून बना रहे हो, लॉ को बना रहे हो। मैंने अभी बताया ना कि कानून को बनाते वक्त एक तरफ बस एक रिक्वेस्ट है संविधान निर्माताओं की कि इसको ध्यान में रख लेना, तो सुखी रहोगे, भारत सुखी रहेगा, यहाँ के लोग सुखी रहेंगे, बस एक विजन है और कुछ नहीं। हेंस
ये ना एक प्रकार से स्टेट के ऊपर, जैसे मैंने बताया ना, देखो उसके सुबह उठते एकदम, अब समझ गए ना तुम, सुबह उठते दौरे नहीं पड़ते हैं सरकार को, फिट्स नहीं पड़ते हैं कि चलो जी आज जनता को इस चीज़ के ऊपर तंग करते हैं, आज चलो ये गिफ्ट बांटते हैं, आज ना चलो उठते हैं और फ्लाइट प्लान कर लेते हैं कि आज हम यूएसए के प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं। ऐसा नहीं होता। ये ना एक प्रकार से मॉरल ऑब्लिगेशन लगाते हैं सरकार के ऊपर, स्टेट और स्टेट की अथॉरिटीज़ के ऊपर, कि वो जिस भी चीज़ को लेकर आ रहे हैं वो एक बारी ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। लेकिन इनके पीछे जो रियल फोर्स है ना, जो रियल सैंक्शन है डीपीएसपी के पीछे, वो पॉलिटिकल नेचर की है। यानी कि ध्यान से सुनना, कोई भी कानून कब आता है मुझे बताओ, कोई भी कानून कब आता है? सरकार वैसे कब, किन स्थितियों में कानून को लेकर आती है? अगर मैं आपसे बोलूं कि सरकार कल को ये प्लान कर रही है कि यूपीएससी के अटेम्प्ट बढ़ाने हैं या सीसेट को हटाना है, तो ये किन सरकमस्टेंसेस में सरकार ने डिसीजन लिया होगा कि सीसेट को हटाना है? जब जब क्या हुआ होगा? बताओ। अगर सरकार ये डिसाइड कर रही है कि सीसेट को हटाना है, तो कुछ तो हुआ होगा देश में। क्या हुआ होगा? वेरी गुड, जब मांग उठी होगी। तो डीपीएसपी में सरकार कभी भी किसी पॉइंट को तब टच करती है जब जनता के ओपिनियन उस टाइम पर देश में हावी होते हैं, यानी कि पब्लिक ओपिनियन हावी होता है, मांग उठती है जब किसी चीज की। मुझे एक बात बताओ, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या कभी आते अगर निर्भया कांड नहीं हुआ होता तो? नहीं ना। पॉस्को एक्ट क्या कभी आता अगर निर्भया रेप केस नहीं हुआ होता तो? ये वाली बात है। क्यों आया? क्योंकि पब्लिक ओपिनियन स्ट्रॉन्ग था। तो रियल फोर्स इनके पीछे जो होती है वो पॉलिटिकल होती है। ये लाइन अपने आप में, ये वर्ड अपने आप में, कि रियल फोर्स जो है इट इज पॉलिटिकल, दैट इज पब्लिक ओपिनियन। उन्होंने एक्सप्लेन करा कि यहाँ पर पॉलिटिकल मतलब फंडामेंटल राइट वाला पॉलिटिकल मत समझो, पब्लिक ओपिनियन मतलब कोई भी सरकार मतलब पॉलिटिकल एक्शन तब लेगी जब जनता की मांग उठी हो, जैसा कि अमित ने बोला। ये बात मैं इतनी बारीकी से शब्द को तोड़ तोड़ कर इसलिए बता रहा हूँ, अभी टेस्ट सीरीज करोगे ना वैसे समझ में आ जाएगी अपनी पोजीशन, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आप कहोगे छूटते कि मैंने डीपीएस में लर्न करा, वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वाली चीज़ें होती हैं, फंडामेंटल राइट्स में था कि वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वाली चीज़ें होती हैं। अब जब ये लाइन आ जाएगी ना आपको कि रियल फोर्स बिहाइंड देम इज पॉलिटिकल, भैया वो समझो, वो एम की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि डीपीएसपी के पीछे रियल इरादा क्या होता है, वो पब्लिक ओपिनियन होता है, पॉलिटिकल ओपिनियन होता है। पॉलिटिकल ओपिनियन जिसकी वजह से शेप होता है, कि सरकार अभी तक लेकर नहीं आना चाह रही थी, सरकार ने सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ एक्ट लेकर आना है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन हावी था तो सरकार को ऐसा करना पड़ा। 1980 में सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया था, मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है। ये मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस, ठीक है। कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट ने ये माना इस केस के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत का संविधान जो है, वो एक प्रकार से, आपने वो सीसॉ देखा है ना कि ये ऐसे करके जब ये झूला जैसे ये ऊपर जाता है और एक पर्सन यहाँ खड़ा हो रहा है, एक पर्सन यहाँ खड़े हो रहा है, फिर हम जब बचपन में थे तो इसको एक बैलेंस करने की कोशिश करते थे, है ना, जानते हो ना इसको? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो एक प्रकार से एक बैलेंसिंग प्रिंसिपल पे खड़ा हुआ है, दो पहलू के बीच में, एक तरफ फंडामेंटल राइट, एक तरफ डीपीएसपी, कोई भी ज़्यादा एक दूसरे की तरफ झुके नहीं हुए हैं। हाँ, लेकिन मैंने ये क्यों बनाया, ये सीसो क्यों बनाया? ये वाली हरकत होती थी 1970s में, इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पे, याद है? तुम लोग थोड़ी बहुत तो पढ़ रखे होगे पोस्ट इंडिपेंडेंस और पॉलिटी। वो हमेशा ये कहती थी कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए अगर मैं कोई भी कानून बना रही हूँ तो फंडामेंटल राइट्स को साइड लाइन करके उसका उल्लंघन करा जा सकता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, जब पूरी इमरजेंसी वगैरह सब कुछ हट गई थी और इंदिरा गांधी को जब कोर्ट में जाना पड़ा था, कि दोनों जो है ना एक दूसरे की हेल्पिंग हैंड है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वजन था ना ऐसा, ये बार बार ऐसी जो डिबेट चल रही थी, ऐसी डिबेट चल रही थी कि डीपीएसपी बढ़े या फंडामेंटल राइट्स बढ़े, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस डिबेट को ऐसे साइलेंट कर दिया था। और यही है ये बैलेंस।
फंडामेंटल राइट से कंपेयर तो करना ही नहीं है। फंडामेंटल राइट्स अपनी जगह सुप्रीम है और डीपीएसपी अपनी जगह सुप्रीम है। कोई भी कानून अगर आएगा, जैसे सुनो, ये लॉजिक ऐसा है जो कोर्ट ने बोला था ना, कोई भी कानून अगर आएगा, अब कानून कैसे बनता है, डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए, आज की क्लास में सीख गए हो कि नहीं सीख गए हो, डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए कोई भी कानून बनता है। वो कानून अगर बने ना, ध्यान से बना, बस एक ही लाइन का इसका आंसर है, वो कानून बनते समय सरकार ये ध्यान जरूर रख ले कि हमने कानून बनाया है, लेकिन ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं इनमें से किसी को ये वॉयलेट तो नहीं कर रहा है। अगर बेटा ऐसा करोगे ना, कोर्ट ने बोला, तो फिर ये डीपीएसपी से इंस्पिरेशन लेकर जो भी लॉ बना था, हम उस लॉ को सर्वाइव नहीं करने देंगे, हम उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। आपने कोई कानून ऐसा बनाया, सरकार ने, कोर्ट ने बोला कि वो कानून जो है वो फंडामेंटल राइट्स को और ज़्यादा इन्हेंस करने में मदद कर रहा है, इन्हेंस करने में। जैसे पुट्टा स्वामी केस के बाद 2017 में राइट टू प्राइवेसी आता है, और प्राइवेसी को सरकार ने यही बोला ना, सरकार ने यही बोला ना कि, और कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना, ये कौन सा राइट है, फंडामेंटल राइट है, प्राइवेसी एक प्रकार से फंडामेंटल राइट है। अच्छा, किसी को अगर ये लगता है ना, आप में से जो पॉलिटी पहली बार पढ़ रहे हो, यार आपने लिस्ट पढ़ाई है, राइट टू प्राइवेसी हम भी जानते हैं, विजन के करंट अफेयर मैगजीन में आता रहता है और इनसाइट्स के करंट अफेयर में आता रहता है, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, राइट टू इंटरनेट एक राइट है। यार ये फिर यहाँ पर ये सर जी दिख क्यों नहीं रहे हैं, ये 6 क्यों लिखे हुए हैं, तो फिर राइट टू यहाँ पर प्राइवेसी क्यों नहीं दिख रहा है। कुछ राइट ना इनमें छुपे होते हैं ये अंदर। जैसे आप राइट टू फ्रीडम की लिस्ट आप देखोगे ना, तो आप बेहोश हो जाओगे, और वो सारी लिस्ट आपको याद करनी है। ये छुपे हुए हैं कुछ राइट्स होते हैं इनके अंदर। आप ऐसा मान लो कि 100+ चीज़ें हैं, और ये बढ़ती जाएंगी समय के साथ साथ। 2023, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 2080, 2100 का साल, ये बढ़ती चली जाएंगी। कैटेगरी हो सकता है ये यही रहे। अब इसके अंदर देखो, राइट टू हेल्थ और ये सब बहुत सारी चीज़ें आती है, राइट टू एजुकेशन। अब कहाँ दिख रहा है मुझे राइट टू एजुकेशन, कहाँ दिख रहा है, लेकिन ये है राइट टू फ्रीडम के अंदर है। ठीक है, तो हाँ, मैं आपकी बात कर रहा था, इसमें आपको ये बता रहा था मैं कि कोई भी कानून अगर यहाँ से उठकर बना है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को और ज़्यादा बढ़ावा देता है, तब वो टिका रहेगा। जैसे कि राइट टू प्राइवेसी जब आया, डीपीएससी से इंस्पिरेशन लेकर आया कि भैया मॉडर्न ज़माने में 21वीं शताब्दी में अब जब डेटा वगैरह, इंटरनेट वगैरह इतना हावी है, तो भैया प्राइवेसी एक इंपॉर्टेंट पहलू है एक इंसान की ज़िंदगी का, वरना किसी की प्राइवेसी का ब्रीच हो, वो इंसान को इस कदर मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है कि वो कल को अपनी नस काट ले, सुसाइड कर ले, या उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो भैया प्राइवेसी को एक हमें राइट तो देना पड़ेगा, और ऐसा वैसा राइट नहीं, वॉयलेट हो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आओ, फंडामेंटल राइट्स। तो एक बार बताओ, डीपीएसपी से इंस्पिरेशन लेकर एक एक्ट बना, अब इसने फंडामेंटल राइट्स को और बढ़ावा दिया कि नहीं दिया, या फिर इसे वॉयलेट करा, नहीं करा ना वॉयलेट, इस केस में टिका रहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना, जी हाँ ये बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।